स्तर पर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, किस तरह से लगातार जो देश में केस आ रहे हैं उस पर भी स्टडी की गई, और जो कोरोना वायरस है उस पर भी स्टडी की गई, अलग अलग वेरिएंट के बारे में बताया गया और चार्ट के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से समझाया गया और बताया गया कि लगभग पिछले 24 घंटों में 3,82,215 नए केस आए हैं सामने, जिनमें से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय मरीज हैं और साथ ही साथ 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में सक्रिय मरीज हैं और लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार मामलों में कुछ कमी देखी गई थी, अब आज कुछ बढ़ोतरी भी देखी गई है, इसका भी जिक्र किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि जिन छोटे शहरों में अभी तक संक्रमण नहीं फैला है उनको बचाना ज़रूरी है, उनको बचाए रखना है और जहां पर संक्रमण है वहां पर जो है कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक बार फिर इस बात को दोहराया गया कि ये सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी और जन आंदोलन का भी रूप लेना चाहिए। लोगों को अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा खुद भी करनी है, जिसके तहत उनको मास्क लगाना है, साथ ही साथ लगातार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और आवश्यक दूरी या 2 गज की दूरी बरकरार रखनी है। तो वही एक बार फिर दोहराई गई बात कि दवाई भी और कड़ाई भी, और एक बार इसको फिर कहा गया कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह सुरक्षित है, वैक्सीन भी साथ साथ लगेगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें और लगातार हाथ धोते रहें, साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो भी प्रॉपर जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनका भी लगातार पालन किया जाना चाहिए। तो काफ़ी विस्तार से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और बहुत सारी जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन पर भी बात की गई, लेकिन साथ में ये भी रिक्वेस्ट की गई कि लोगों को भी इस लड़ाई के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ इसमें शामिल होना होगा और ख़ुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, अपने परिवार की सुरक्षा करनी होगी और साथ ही साथ जब अपनी सुरक्षा करेंगे तो परिवार के साथ समाज की भी सुरक्षा होगी। तो एक तरफ लड़ाई जारी है, कड़ाई भी हो रही है और साथ ही साथ दवाई भी इसकी चल रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बुलुआब या कह सकते हैं कि सार इसी तरह का था। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल की चुनौतियों से जूझते हुए भारतीय रेल लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में पूरे मनोयोग से जुटी हुई है। खासतौर पर देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने की दिशा में रेलवे शानदार कार्य कर रही है। तमाम चुनौतियों से निपटते हुए और नए उपायों की पहचान करते हुए देश भर में विभिन्न राज्यों की तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग पर रेलवे सक्रियता से काम कर रहा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 103 टैंकरों में लगभग 1585 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पहले ही पूरी कर ली है, जबकि 6 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस 33 टैंकरों में 463 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा 450 मीट्रिक टन पहुंच गई है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ऑक्सीजन की खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए टाटानगर से एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद पहुंच चुकी है। तेलंगाना को भी दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिल गई है, जिसमें अंगुल से 60.23 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। बोकारो से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ में 79 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकी है। रेल के जरिए अब तक 174 मीट्रिक टन महाराष्ट्र को, 492 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश को, 179 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को, 464 मीट्रिक टन दिल्ली को, 150 मीट्रिक टन हरियाणा को और 127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तेलंगाना को आपूर्ति की गई है। और इस बीच अहमदाबाद के साबरमती में रेलवे ने ट्रेन के कोचों को स्पेशल कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है।
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां कमर कस चुकी हैं। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना भी लगातार ऑक्सीजन के संकट को दूर करने और महामारी से निपटने के लिए तमाम उपाय कर रही है। मंगलवार को वायुसेना ने ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए देश के कई स्थानों पर न केवल खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की, बल्कि तमाम जगहों पर ऑक्सीजन कंटेनर भी पहुंचाए। वायुसेना ने कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जरूरी उपकरण भी पहुंचाए। मंगलवार को ब्रिज नॉर्टन ब्रिटेन से भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने चेन्नई में 900 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से ऑक्सीजन के 4 क्रायोजेनिक कंटेनर को भी वायुसेना की विमानों के जरिए चेन्नई लाया जा रहा है। वायुसेना ने 4 ऑक्सीजन कंटेनर हैदराबाद से भुवनेश्वर, 2 यलहंका से भुवनेश्वर, 4 जयपुर से जोधपुर होते हुए जामनगर और 2 लखनऊ से रांची पहुंचाए। विजयवाड़ा से भुवनेश्वर के लिए 2 ऑक्सीजन कंटेनर, चंडीगढ़ से रांची 4, हिंडन से रांची 4, चंडीगढ़ से भुवनेश्वर 2, आगरा से रांची 2 कंटेनर ले जाने का कार्य भी प्रगति पर है। वायुसेना की IL-76 विमान की मदद से सुलूर से पालम तक 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जरूरी उपकरणों की ढुलाई भी की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों के अपने सम्मेलन के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार G7 में कोरोना ही चर्चा का मुख्य विषय रहा। विदेश मंत्री ने बताया कि जैसा कि सब जानते हैं, भारत कोरोना से दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। दुनिया के कई देश भारत की खुलकर मदद कर रहे हैं। इस महामारी को कैसे मिलकर हल किया जा सकता है, इस विषय पर भी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। G7 had its own agenda. This G7, and there are 4 of us who are guests, ourselves, Australia, South Korea, and South Africa. The agenda already had COVID very much in it, because it is today the biggest challenge which not just India, the entire world faces. Now, when it comes to the G7 foreign ministers, bear in mind, I am pretty much continuously in touch with all of them. Now, they actually have been through it, many of them. My message going into G7 is, look, this is a global challenge. Everybody knows that. All of you have been through it. We are going through it right now. There are various factors and reasons why it's as serious and severe as it is. And global problems, a global pandemic requires a global effort. देश भर में DRDO द्वारा स्थापित किए जा रहे 500 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 2 कल से चालू हो जाएंगे। ये संयंत्र दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और RML अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। ये संयंत्र DRDO द्वारा विकसित तकनीक की मदद से PM केयर्स फंड के तहत लगाए जा रहे हैं। DRDO के प्रवक्ता देवेंद्र शर्मा ने DD न्यूज़ को बताया कि ये संयंत्र तेजस विमान में ऑक्सीजन उत्पादन की तकनीक के आधार पर लगाए जा रहे हैं। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए एक ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम बनाया था। उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाया है। ये ऑलरेडी 1-2 साल से हमने जो है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व राज्य और लद्दाख में इंस्टॉल है मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो वही टेक्नोलॉजी को अब हम, क्योंकि आपको देख रहे हैं पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए बहुत क्राइसिस हो रखा है, तो वही टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर वही प्लांट हम पूरे भारत में अगले 3 महीने में 500 ऐसे प्लांट सेटअप कर रहे हैं। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से हमें फंडिंग मिली है और हमें इंस्टॉल करवाने हैं। ये पहला प्लांट है जो कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में इंस्टॉल हो रहा है, और आज ही एक दूसरा प्लांट जो है वो RML में अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है उसका। ये दोनों प्लांट कल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अभी हमारा जो अगले 2-3 दिन में हमें एक सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और एम्स झज्जर वहाँ भी सेटअप करना है। भारत ने अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज नागरिकों को लगा चुकी है, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 3 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 14,84,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। वहीं 18 से 44 वर्ष के आयु के 2,30,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। अब तक 12 राज्यों में 18 से 44 वर्ष के आयु के 6,62,619 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारत सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 17.02 करोड़ खुराकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं। जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 94.47 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं।
साथ ही आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 36 लाख से अधिक खुराकें और मिलेंगी। केरल द्वारा वेस्टेज फैक्टर के रूप में उपलब्ध अतिरिक्त डोज का प्रभावी इस्तेमाल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों की प्रशंसा की है। पीएम ने कहा कि टीके के अपव्यय को कम करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने एक उदाहरण पेश किया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने में टीके के अपव्यय को कम करना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि केरल को वैक्सीन का 73,38,806 डोज दी गई थी, जिसमें केरल ने वेस्टेज फैक्टर के रूप में उपलब्ध अतिरिक्त डोज का इस्तेमाल कर 74,26,164 टीके लगवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत NFSA के लाभार्थियों को मई और जून महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का फैसला किया है। इससे करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आने वाले लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। गेहूं अथवा चावल के संदर्भ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा NFSA के तहत मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। इसमें करीब 80 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जाएगा और इस पर करीब 25,333 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अन्य का अतिरिक्त आवंटन कोरोना के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। अगले 2 महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। महात्मा